बिल्कुल स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, अच्छा जी, खैरियत से ही है ना, चलें ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी आप पढ़ चुके थे और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी के। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने गलत साबित किया था, वो पिछली प्ले लिस्ट के अंदर आप जाएंगे, सेकेंड लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है और किसने इसको रिजेक्ट किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वो सारा कुछ पीछे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। आज जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें जी, सबसे पहला जो फीचर्स आपकी बुक में दिया गया है वो है पेकुलर बिहेवियर। पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या है? पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। अच्छा जी, अच्छा जी, अब होता क्या पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन? सबसे पहले इसका नाम पता होना चाहिए। यानी कि आप कह लें कि जो पेकुलर होता है ना, इसको कहते हैं डिफरेंट। ठीक है ना, डिफरेंट। अच्छा जी, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कार्बन, यानी कि कहते हैं जो कार्बन है ना, इसका जो बिहेवियर है वो जितने भी हमारे पास पीरियड टेबल है उन सबसे क्या है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? अच्छा जी, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि पेकुलर बिहेवियर यानी कि कैसे डिफरेंट होता है। जितने भी कंपाउंड्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, हमारे पास ओस इसी तरह जिस तरह हमने पीरियड टेबल पढ़ा था, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, जितने भी हम सबसे डिफरेंट कैसे है। देखें जी, कार्बन अगर मैं ड्रा करूं, कार्बन कितने नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। पहले शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उससे अगले शेल में हमारे पास होते हैं 3, 4, 5 और 6। ये हो गए पूरे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। जबकि सेकंड पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखें जी, अब पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, पूरे हो गए। अब कार्बन दूसरे 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो 4 की जगह आप कुछ यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 मौजूद है, यानी कि 4 की क्या जगह बाकी है? 4 की जगह क्या है? बाकी है। या आप ये समझे कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4। अच्छा जी, अब बात को और समझे पेकुलर बिहेवियर को। अगर मैं कहूँ एक कार्बन लिख दूँ, कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 और 4। तो आप लिख देंगे 1, 2, 3, 4। बात कुछ समझ लग रही है? अच्छा जी, ये मैंने की एक कार्बन की बात। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैं दूसरा कार्बन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? दूसरा कार्बन। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में कितने हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 रहेंगे। तो आप ड्रा कर देंगे 1, 2, 3, 4। देखें यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन क्रॉस से जाहिर किए हैं, यहाँ पे डॉट से, ताकि हम इन दोनों के डिफरेंस कर सकें कि डॉट वाले जो होते हैं हमारे पास और क्रॉस वाले अलग-अलग कार्बन के ऊपर मौजूद है। इसी तरह मैं नेक्स्ट एक और कार्बन ले लेता हूँ। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4। इनके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, 4 इलेक्ट्रॉन, बल्कि सॉरी 8 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट कार्बन लिखें, इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इससे अगला कार्बन लिख लूँ तो आप कहेंगे उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। इससे मैं एक और मजीद लिख देता हूँ कार्बन, तो आप कहेंगे उसके अंदर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अगर मैं इसी तरह कार्बन कार्बन के आगे लिखता जाऊं, क्या लिखता जाऊं? कार्बन कार्बन, एक वक्त ऐसा आएगा कि मिलियंस ट्रिलियंस हो जाएंगे। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? यानी कि ये और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बनती जा रही है? बॉन्डिंग। देखें, आपने पढ़ा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। देखें जी, शेयरिंग होकर कौन सा बॉन्ड बनाते जा रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पेकुलर बिहेवियर, अब यही बात करने लगे, कार्बन के पास ये खसूसियत है कि वो एक लंबी चेन बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं कि एक कार्बन मिलता जाएगा, अगला मिलता जाएगा, अगला। एक वक्त ऐसा आएगा कि लाखों, करोड़ों, मिलियंस, ट्रिलियंस, कहते हैं हमारे पास बिलियंस कार्बन मिल जाएंगे। ये कार्बन के पास एक खसूसियत है कि जब ये मिलते हैं एक लंबी चेन बनाते जाते हैं। क्या बनाते जाते हैं? लंबी चेन। ये जो लंबी चेन है इसको कहते हैं पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, यानी कि किसी भी चीज़ से
मुख्तलिफ कर रही है। ये जो कार्बन की लंबी चेन बनाने की जो खसूसियत है ये सिर्फ कार्बन के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये उसके ये जो चेन बना रही है उसको क्या कर रही है, सबसे मुख्तलिफ कर रही है, यानी कि उसको नाम दिया जाता है कैटिनेशन का। क्या नाम दिया जाता है? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या है आपके पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड के पेपर में बारहा पूछ जाती है कैटिनेशन क्या होती है। तो आपने कहना है कि हमारे पास कार्बन फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन टू एंड और फॉर्म रिंग, और फॉर्म रिंग। कहता है कार्बन के पास ये खसूसियत है कि वो कार्बन फॉर्म लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि कार्बन मिलते जाएंगे एक लंबी चेन बनाती जाएंगे हमारे पास, और फॉर्म रिंग, या तो कहते हैं रिंग्स की सूरत में, यानी कि एक रिंग बना लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी जो खसूसियत होती है इसको नेचुरल बिहेवियर और पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन कहते हैं। कैसे? कार्बन के पास इस तरह आप नेक्स्ट कार्बन, इससे आगे कार्बन 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 मिलाते जाएंगे, एक लंबी चेन बनती जाएगी, इसको कहते हैं पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन। अच्छा जी, ये थी सबसे पहली फीचर्स जो आपने अभी स्टडी किया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है नॉन आयोनिक बॉन्ड, नॉन आयोनिक बॉन्ड। अच्छा जी, अब कैसे? अब जो ऊपर स्ट्रक्चर बताया इसको ही आपने पढ़ना है। देखें जी, क्या हो रही थी यहाँ पे, बात को गौर से समझें, क्या बात को गौर समझें, मैंने अभी क्या बताया। देखें जी, इस तरह क्या हो रही थी, इसके अंदर शेयरिंग हो रही थी। अगर आप गौर करें तो मैंने क्या कहा था कि ये जो शेयर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी शेयर करते हैं वो क्या बना लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है, इसको नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि नॉन आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हमेशा हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और यानी कि आप ये भी कह सकते हैं नॉन आयनिक बॉन्ड। नॉन आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि कौन सा बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वजह क्या है, कहते हैं जी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई है, दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज आ जाती है। थर्ड प्रॉपर्टीज आपने गौर करनी है, क्या प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई है। थर्ड प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी। नाम से जाहिर हो रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, लफ्ज निकला है कॉम्प्लेक्स से। क्या निकला है, कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि पेचीदा होती जा रही है। देखें जी, कार्बन एक हो, फिर 10 हो, फिर 12 हो, फिर 25 हो, फिर लाखों करोड़ों निकल जाती हैं। अब ये जो हज़ारों में कार्बन अगर मिल जाएं तो इसको स्टडी करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए फाइंड करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जाएगा। देखिए मैंने अभी बताया इसके पास खसूसियत है कि कार्बन की एक लंबी चेन बना सकती है। ये कार्बन की जो लंबी चेन होती है ये इसको क्या बना देती है, पेचीदा बना देती है, यानी कि हमारी जो स्टडी होती है उससे क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, पेचीदा कर रहा है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारे पास कर रहा है, वो वाला स्ट्रक्चर है स्टार्च। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई होगी स्टार्च की, उसका फार्मूला क्या है, C5H10O6, बल्कि सॉरी इसका फार्मूला क्या है, C6H10O5, और बाहर लिखा होगा ब्रैकेट के N। अब n क्या होता है, कहता है n हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ से लेके कहता है हज़ारों की तादाद में भी हो सकता है। जब 1000 लिखेंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे। यानी कि कैसे, देखिए C6H10O5 है, यानी कि n की जगह पर मैं लिख देता हूँ 1000 लिख सकता हूँ ना, तो ये 1000 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितने बन जाएंगे, 6000 कार्बन, जो हमारे लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसकी वजह से कहता है ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है, कि जिस तरह कार्बन मिलते जा रहे हैं ये क्या होता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोमरिज्म। अच्छा जी, अब आइसोमरिज्म क्या होता है, नाम से आपने जाहिर देख लेना है, नाम से ही जाहिर हो रहा है। देखें जी, आइसो का मीनिंग होता है सेम। क्या होता है, सेम।
मरीज़म लफ्ज़ निकला है मालिक्यूल से। मरीज़म कहाँ से लफ्ज़ है? मालिक्यूल से। अब कैसे, इसका आपने बहुत इजी वे में याद रखना है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पेंटेन, क्या पढ़ा होगा? पेंटेन। इसका फार्मूला होता है C5H12, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3 के ऊपर ये टेबल दिया गया हुआ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। जबकि पेंटेन की बात करें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन होते हैं। देखें जी, अब मैं आपने पढ़े होंगे चेन दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है ब्रांच चेन। अच्छा जी, वन ड्रा करें, चेन को ड्रा करें। आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 और 5, ये है स्ट्रेट चेन। अगर मैं ब्रांच में ड्रा करना चाहूँ 1 2 3 4 और 5, ये स्ट्रेट में आ गई और ये ब्रांच में आ गई। मैंने अभी बताया है कार्बन होता है 6 नंबर पे, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 और 4। कितने होते हैं? 1 2 3 और 4। अच्छा जी, कितनी वैलेंसी खाली पड़ी है? कितने इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स के आ सकते हैं और आ सकते हैं, यानी कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है आपके पास? 4। तो वैलेंसी कहते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। इसको कैसे याद रखना है? अब देखें जी, बात को गौर सुनना है। टोटल कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। आपने इस कार्बन के गिर्द देखे कितनी लाइन्स लगी हुई हैं? 1 लगी हुई है। पीछे टोटल कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो आप कहेंगे पीछे 3 हाइड्रोजन हम डाल देंगे, 3 ये और एक बॉन्ड 4 हो जाएंगे। टोटल कितनी होनी चाहिए? 4। आप कहेंगे इस कार्बन के साथ कितनी है? 1 और 2, पीछे कितनी रह जाएंगी? 4 होने के लिए 2 लगा देंगे साथ, यानी कि 2 लगी हुई थे बॉन्ड और साथ 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कितने लाइनें लगी हुई हैं? साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? 1 और 2, यानी कि 4 टोटल पूरे करने, साथ आप क्या लगा देंगे? 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे आए 1 और 2, यानी कि 2 और लगेंगे, 2 और 2 4। इस कार्बन पे आए कितने बॉन्ड लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, यानी कि टोटल 4 करने हैं, साथ आप क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। बात को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा? इस कार्बन के साथ एक लाइन लगी है, पीछे 4 पूरी करनी है हमने, तो क्या लगा देंगे? साथ 3। इस कार्बन पे आए कितनी है? 1 और 2, टोटल 4 पूरी करनी है, तो आप कहेंगे 1 और 2 साथ कितनी लग जाएगी? 2 लग जाएंगे। अब इस कार्बन पे 1 2 3, यानी कि 3 है, तो चौथी आप साथ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 लगा हुआ है, पीछे 3 लगा देंगे, 3 और 1 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद है? 1 2 3 4 और 5 कार्बन मौजूद है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 5 7 9 और 3 12। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 कार्बन। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना भूल गए हैं, वो साथ लिखें। एक लाइन लगी है, पीछे कितने रह जाएंगे? साथ 3 लगाएंगे। साथ क्या लगाएंगे हम? 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यानी कि एक बॉन्ड था, 3 ये मिले, क्या हो गए? टोटल 4 हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट करें, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 12। अब बात को कुछ गौर सुने, ये थी हमारे पास स्ट्रेट चेन और ये किसमें थी? ब्रांच चेन। तो आप कहेंगे ये जो स्ट्रेट चेन के अंदर कितने मॉलिक्यूल थे कार्बन के? 5 और हाइड्रोजन के 12। और ब्रांच में हमारे पास कार्बन के कितने? 5 हैं, हाइड्रोजन के क्या है? 12। अच्छा जी, अगर इनके मॉलिक्यूल देखे जाए तो क्या है? सेम है। यही बात हमने पढ़ी है कि नहीं? सेम मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रेट में और ये ब्रांच में है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। आप कहेंगे आइसोमरिज्म इज ए फिनोमिना विच हैव सेम एटॉमिक विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूल इनका क्या है? सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसको नाम दिया जाता है आइसोमरिज्म। दोबारा सुन ले, आइसोमरिज्म इज ए फिनोमिना इन विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको कहा जाता है आइसोमरिज्म। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास रह गए फीचर्स, जिसमें हमारे पास रहेगी होमोलॉगस सीरीज, जो मेन है वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि वो होती क्या है, और थोड़ी सी वो समझने वाली है कि उसमें होता क्या है, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।